ठीक है। प्रोबेबिलिटी देखिए भाई, क्विक रिवीजन है ये, ठीक है। तो इसमें हम पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे सारे के सारे, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे डायरेक्ट, ठीक है। पहले सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट समझेंगे कि क्या है कॉन्सेप्ट, ठीक है। पहले तो हमें सिंपल एक फॉर्मूला पता है भाई कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है, नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। अगर किसी भी एक इवेंट ए है उसकी मुझे क्या निकालनी है, सैंपल स्पेस हमें पता है क्या होता है, ठीक है ना। सैंपल स्पेस होता है, आप कह सकते हो टोटल आउटकम्स, ठीक है। टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स, ठीक है। और कोई एक इवेंट ए है उसकी मुझे क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी। तो हम कहेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इवेंट, जितने भी होंगे उनको काउंट किया अपॉन नंबर ऑफ आउटकम्स इन सैंपल स्पेस। समझे ना, ये बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है। हमारा स्टार्ट कहाँ से होगा, हमारा स्टार्ट होगा सबसे पहला टॉपिक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। The conditional probability of event E given that F has already occurred and denoted by probability of E over F, ठीक है। देखिए, एक हमारा सैंपल स्पेस है, ठीक है। सैंपल स्पेस होगा, ठीक है, उसमें कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, टोटल आउटकम्स होंगे, ठीक है। अब हमसे कह रहा है कि इस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को आप पहचानोगे कैसे। सबसे पहली बात तो अगर कोई क्वेश्चन आ गया, आप ये कैसे पहुंचोगे कि वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। उसमें ये होगा कि एक इवेंट जो है, अगर सपोज दो इवेंट हैं, इवेंट ई है, ये इवेंट ई है और ये इवेंट एफ है, ठीक है। तो ये वाला इवेंट ऑलरेडी एक इवेंट हो चुका होगा, समझ रहे हो ना। जब एक इवेंट हो चुका है और इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है मुझे, तो मुझे पता चल जाएगा कि इसमें कौन सी प्रोबेबिलिटी लगेगी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगेगी, ठीक है। अब उसका फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ओवर एफ। इसका मतलब ही ये है कि भाई इवेंट ई हो चुका है, सॉरी इवेंट एफ हो चुका है और निकाल किसकी रहे हो, ई की निकाल रहे हो, ठीक है। तो एक्चुअल में देखिए, इसको दो तरीके से कर सकते हो आप। सबसे पहले तो एफ हो चुका है और ई निकाल रहे हो, तो आप ध्यान से देखना, इसके लिए आपको पता होना चाहिए क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट ई इंटरसेक्शन एफ। क्योंकि इवेंट ई निकाल रहे हो और एफ हो चुका है, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो कि इवेंट ई पे जा रहे हो, ये हो चुका है, तो इन दोनों का कॉमन पार्ट लिया जाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ठीक है, डिवाइडेड बाई एफ। एफ हो चुका है यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ। या तो आप ऐसे निकालो या आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऐसे निकालो समझ में आ रही बात। या आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऐसे निकालो। अगर आप ऐसे नहीं निकालना चाह रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, देखिए मैंने क्या किया, इसको ना मैंने यहां पर P E ओवर F डिवाइड कर दिया सैंपल स्पेस के नंबर ऑफ एलिमेंट से। इसमें डिवाइड किया इंटरसेक्शन में, देखना अभी ध्यान से, और यहां पे भी डिवाइड किया। हाँ वही आ जाएगा, तब मैंने चेंज किया ना, मैंने कहा यहाँ डिवाइड किया, यहाँ पे डिवाइड किया, ताकि इक्वेशन में कोई फर्क ना पड़े, ये आ जाएगा। लेकिन आप ध्यान से देखो, नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, ये क्या बनेगा, किसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी, बेसिक फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी का। बेसिक फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी का कि भाई एक इवेंट है उसके नंबर ऑफ एलिमेंट अपॉन टोटल, लेकिन ये प्रोबेबिलिटी बनेगी, ध्यान से देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ बनेगी,
तो यानी कि इसको लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ E ओवर F इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये बन जाएगा किसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन नीचे क्या बनेगा, किसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी नीचे, प्रोबेबिलिटी ऑफ F। एग्जैक्टली या तो आप ये यूज करो। ओके, ऐसे बनता है। जी हाँ, समझे। इज ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी ध्यान से देखिएगा, अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ S ओवर F बताओ क्या होगा, इसका मतलब क्या है कि इवेंट F हो चुका है, इवेंट F हो चुका है, किसकी निकाल लो, सैंपल स्पेस की, किसकी निकाल लो, सैंपल स्पेस की। S जहां पर सैंपल स्पेस है ध्यान दीजिएगा, तो यानी कि ये बनेगा क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ S इंटरसेक्शन F, ये तो बनेगा अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F, ठीक है। अच्छा, S इंटरसेक्शन F की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, या फिर अगर आप इसको मैं ध्यान से देखूं कि इसको ऐसे समझ में नहीं आ रहा कि क्या प्रोबेबिलिटी आएगी, आप ऐसे करो, देखो इसको दूसरे तरीके से करो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ F आएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ S ओवर F को आप लिख सकते हो नंबर ऑफ एलिमेंट इन S इंटरसेक्शन F अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन F। समझ में आ रही बात। तो अब S इंटरसेक्शन F में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आएंगे, कौन आएंगे, S इंटरसेक्शन F में जो F के होंगे एग्जैक्टली यानी कि कुछ F होगा, कुछ मेरा F होगा, ठीक है, और ये मेरा सैंपल स्पेस होगा पूरा का पूरा। इन दोनों का कॉमन पार्ट क्या आएगा, यही वाला पार्ट आएगा कॉमन, यानी कि इस जगह मैं सीधे सीधे बोल सकता हूँ NF आएगा, या फिर यहां पर मैं बोल सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ F आएगा। तो यानी कि आप यहां पे लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F, या फिर यहां पर आप बोल सकते हो NF अपॉन NF, ये कैंसिल, तो यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस अपॉन F इज इक्वल टू 1। नंबर 2 कह रहा है कि A एंड B दो इवेंट हैं, 2 इवेंट्स, एंड F इज ऑल्सो इवेंट, इन सैंपल स्पेस S, ठीक है, जो कि F ऑलरेडी अकर्ड है, F हो चुका है, ठीक है, क्लियर है, ऑलरेडी अकर्ड, ठीक है। तो मैं अगर तुमसे पूछूं, क्लास 11th में थोड़ा सा याद होगा फॉर्मूला, A B, ये NA हुआ पूरा, नंबर ऑफ एलिमेंट A, ये क्या हुआ NB पूरा, ये क्या हुआ N B, क्लियर है ना। तो A यूनियन नंबर ऑफ एलिमेंट A यूनियन B अगर मैं निकालूंगा तो वो निकलता था क्या, NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। ये क्यों माइनस होता था पता है, हाँ, क्योंकि वो डबल बात। एग्जैक्टली बिल्कुल सही, समझ में आ रही बात। यहीं से फिर हम जब क्लास 11th में पढ़े, यहीं से प्रोबेबिलिटी निकल के प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू, क्योंकि भाई आप देखो यहाँ पे डिवाइड कर दो किससे, सैंपल स्पेस से, सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस डिवाइड कर सकते हैं दोनों तरफ, तो ये आ जाएगा क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन B। बस यहां पर F ऑलरेडी हो चुका है, F ऑलरेडी हो चुका है, इसका मतलब आप निकाल लो प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B की, जहां पर कौन हो चुका है, F हो चुका है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B की जहां पे F हो चुका है, हाँ, तो यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A ओवर F जहां पर F हो चुका है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A ओवर F प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B ओवर F अपॉन F माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B ओवर F। ये F आपको सिर्फ और सिर्फ यही बता रहा है कि F हो चुका है भाई, समझ में आ रही बात, क्लियर है, नोट करो। यहीं पे देखो डिसजॉइंट सेट क्या होता है, पहले तो ये बताओ। डिसजॉइंट सेट्स, हाँ, डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं बताओ। डिसजॉइंट सेट वो होते हैं जिनका इंटरसेक्शन फाई हो, मतलब कुछ कॉमन ना हो यार दोनों सेट में, हाँ,
दोनों सेट में कुछ भी कॉमन नहीं है, ध्यान रखना दिमाग में एकदम, दोनों सेट में कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा, 0। अगर ए और बी, अगर ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, तो यहां पर P A यूनियन B ओवर F इज इक्वल टू P A ओवर F प्लस P B ओवर F हो जाएगा, ये पार्ट 0 हो जाएगा। आई बात समझ में? डिसजॉइंट सेट है, हाँ, इंटरसेक्शन हाँ, 0। अच्छा ठीक है, ठीक है। सिंपल, बहुत ही सिंपल चीज है। दिस इज सैंपल स्पेस, और सेट में इसको हम कहते हैं क्या, यूनिवर्सल, यू बोलते हैं। ये क्या है, ए। व्हाट इज ए डैश? S minus A, एग्जैक्टली, एस माइनस ए, एन 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 मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट है ना। इसको कॉम्प्लीमेंट्री भी बोलते हैं, ए डैश, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, कॉम्प्लीमेंट्री, समझ रहे हो ना। तो यहीं पे अगर मैं आपसे बोलूं कि एक इवेंट है ई और एक इवेंट है एफ, एफ जो कि क्या हो चुका है, ऑलरेडी अकर्ड, समझ रहे हो। मैंने कहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की है पीई, ठीक है। तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री की प्रोबेबिलिटी को क्या नोटेशन होगा, पीई डैश होगा, होगा। यानी कि मैं अब निकाल रहा हूं क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश, समझ रहे हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश, लेकिन कौन हो चुका है, एफ हो चुका है, पहली बात, ठीक है। ध्यान से सुनना, यहां पर ध्यान से देखो, एन ए डैश, इसको इधर लेके आए, प्लस एन ए इज इक्वल टू एन एस होगा, मतलब कि ए और ए डैश नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होगा। क्लियर है ना, समझ में आ रही बात। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस, जो कि 1 होती है, जो कि कितनी होती है, 1 होती है। तो यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश कितना आएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आएगा, आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश ओवर एफ, मतलब कि एफ हो चुका है, इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ओवर ए। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। बस ये 3 प्रॉपर्टी थी। हाँ, ठीक है। इसको भी डाल दूंगा यूट्यूब पे, कभी डाउट हो तो तुरंत देख लो, क्योंकि आपके पास 17 दिन है, 16 दिन है, ठीक है ना, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी का मतलब यह है कि एक इवेंट ई एंड एफ बोथ आर अकर्ड, बोथ अकर्ड, समझ रहे हो, दोनों क्या हो रहे हैं, बोथ हैव अकर्ड, ठीक है। बोथ हैव कर लो भाई, थोड़ा इसका भी ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। सही लिखा है, बोथ हैव अकर्ड, इवेंट ई एंड एफ बोथ हैव अकर्ड, ठीक है। दोनों हो रहे हैं, इसका मतलब दोनों हो चुके हैं, दोनों हो रहे हैं। अच्छा, हाँ, कोई और प्रोबेबिलिटी नहीं निकालनी, मुझे दोनों की निकालनी है। इवेंट ई भी निकल रहा है, इवेंट एफ भी निकल रहा है, दोनों एक साथ हो रहे हैं, समझे मतलब क्या है। कि हो रहे हैं दोनों सेट में इनका मतलब क्या होगा, इंटरसेक्शन। क्या मतलब होगा, इंटरसेक्शन। भाई इंटरसेक्शन का मतलब ही क्या है, दोनों हो रहे हैं, समझ रहे हो ना, इंटरसेक्शन दोनों में कॉमन, तभी तो आप निकाल पाओगे, वरना अगर कोई भी एक निकालोगे, हो चुके हैं या हो रहे हैं, एक ही बात है, हो चुके हैं या हो रहे हैं, एक ही बात है, क्योंकि इसके अलावा और किसी की प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल रहे हो आप, ठीक है ना। ठीक है, तो ई इंटरसेक्शन एफ, ठीक है,
इसका मतलब अगर यहां पर ई है एक इवेंट और ये एफ है, ये ई है और ये एफ है, ये वाला पार्ट होगा ई इंटरसेक्शन एफ। इसी पार्ट का मतलब क्या है कि दोनों इवेंट हो रहे हैं। अगर यहां पे जाओगे तो एक हो रहा है, यहां पे जाओगे तो एक हो रहा है। केवल यही पार्ट आपको शो करेगा कि दोनों एक साथ हो रहे हैं। समझ में आ रही बात? तो यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब ये है कि दोनों हो रहे हैं, बट ध्यान देना उसमें से भी क्या होगा कि हो सकता हो भाई ऐसा दोनों हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अब एकदम से थोड़ा ना कि एक साथ दोनों हो रहे होंगे समझ रहे हो? एक हो गया उसके साथ, हाँ एक हो गया उसके साथ दूसरा हुआ, समझे ना? तो यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ठीक है, अब ई हो गया, बचा कौन? यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ओवर ई, ये क्या बता रहा है? ई हो चुका है। समझ में? हाँ जी, मल्टीप्लिकेशन है, तभी तो मल्टीप्लिकेशन की करूँगा प्रोबेबिलिटी। ठीक है, क्लियर है? या फिर हो सकता हो कोई ऐसा हो कि पहले एफ हो गया हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत जगह अप्लाई होगा। अब यहीं पर अगर मैं आपसे कहूं कि 3 इवेंट है और तीनों इवेंट एक साथ हो रहे हैं, समझ रहे हो? मतलब तीनों इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको। एक इवेंट ई है, एफ है एंड जी है और सबके सब हो रहे हैं, ठीक है? यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी, इसका मतलब सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हुआ होगा एफ ओवर ई, क्योंकि ई हो चुका। अब लास्ट में क्या बचा? अब नहीं, दोनों हो चुके हैं, ई भी हो चुका एफ भी हो चुका। तो यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ जी ओवर ई इंटरसेक्शन एफ, दो बोथ आर अकर्ड। आई बात समझ में? कर लो। सही बोला है मैंने एकदम। ठीक है, E and F are two events such that the probability of occurrence ठीक है, और probability of one of them is not affected by occurrence of the other. ठीक है, मतलब सिंपल है भाई, इवेंट ई है और इवेंट एफ है, इनको मतलब ही नहीं है। ठीक है, इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी इसको इफेक्ट ही नहीं कर रही और इसकी इसको इफेक्ट नहीं कर रही। इसका मतलब सुनना मेरी बात ध्यान से, मैंने कॉइन को फेंका, ठीक है, हेड की प्रोबेबिलिटी, टेल की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, उठाया दोबारा फेंक दिया, हेड की अभी भी कितनी है? तिबारा उठाया दोबारा फेंक दिया, 1/2। समझ रहे हो? इफेक्ट कर रही है क्या? नहीं कर रही है। समझ में आई बात? या फिर वो नहीं, ये वो केस नहीं है कि 2 कॉइंस टॉस वो साथ में जब होते हैं, तब भी हेड की तो प्रोबेबिलिटी 1/2 ही रहेगी ना। हेड की तो प्रोबेबिलिटी 1/2 ही रहेगी। क्या चेंज हो जाएगी क्या? एक बार हेड आ गया फिर काउंट नहीं करेंगे हेड? ऐसा तो है नहीं। समझ रहे हो ना? मैं उससे और एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कार्ड की बात करता हूँ। ठीक है, कार्ड में क्या किया आपने? एक कार्ड को निकाल लिया, ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या होगी? एक कार्ड को निकाला,
1/52, 1/52 कार्ड को निकाल के साइड में रख दिया, ठीक है। दूसरा कार्ड निकाला, अब प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/51 बिकॉज एक कार्ड निकाल के रख चुके हो, अब इफेक्ट कर रहे हैं ना, समझ रहे हो, इफेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर। अभी मैं कहना का कि मैंने एक कार्ड निकाला, प्रोबेबिलिटी 1/52, कार्ड को उसी में रख दिया, फिर से एक कार्ड निकाला, क्या फिर से रख दिया, फिर निकाला 1/52। समझ में आ रही बात? तो यानी कि ऐसे इवेंट जो जिनकी प्रोबेबिलिटी आपस में एक दूसरे को अफेक्ट ना करें, ठीक है ना। तो एक्चुअल में अब मैं कहूं अगर आपसे कि ऐसे इवेंट की कंबाइंड प्रोबेबिलिटी बताओ, मतलब कि दोनों इवेंट एक साथ हो रहे हैं, अगर दोनों इवेंट अगर हो रहे हैं लेकिन प्रोबेबिलिटी पे फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन प्रोबेबिलिटी दूसरे को इफेक्ट नहीं कर रही है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ओवर खत्म हो जाएगा। हाँ जी, या फिर ये तो एक ही बात है, उधर करो उधर लिखो। हाँ, अगर ये दोनों बराबर नहीं है, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डज नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, इसका मतलब दोनों इवेंट कैसे थे? कंडीशनल। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही, कंडीशनल, यानी कि क्या थे? कंडीशनल, यानी कि डिपेंडेंट थे। हाँ। ये भी कह सकते हो, ठीक है ना। हाँ हाँ, यही चल रहा था यार। ठीक है, ई एंड वन मत लिखो, एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट, देन पहला ई एंड एफ डैश आर इंडिपेंडेंट, समझ में आ रही बात? अगर ई और एफ कैसे हैं आपस में? इंडिपेंडेंट है, तो ई और एफ डैश भी क्या होंगे? इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है ना। इसमें क्वेश्चन है, करवाएंगे, ठीक है। उसका रिजल्ट प्रॉपर्टी है। अच्छा। हाँ, आपके में एग्जांपल है, उसका रिजल्ट क्या है? प्रॉपर्टी है, ठीक है। ई डैश एंड एफ आर इंडिपेंडेंट, समझ आ रही बात? तीसरा, ई डैश एंड एफ डैश आर इंडिपेंडेंट, सब इंडिपेंडेंट होंगे। क्या आ गया आपका? ठीक है, बाइस थ्योरम, ठीक है। कह रहा है क्या, अब देखना इसका स्टेटमेंट भी तुमको समझ में आएगा क्योंकि आप काफी चीजें समझ गए हो। कह रहा है इफ, अब यहां से ये जो है ना, ये आपको ट्री डायग्राम बनवाएगा। अच्छा। अब देखो आप पहचानोगे कैसे? कंडीशनल को पहचान लोगे, एक इवेंट हो चुका है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में दोनों हो रहे हैं साइमल्टेनियसली, हाँ। समझ रहे हो? हाँ। हमसे पूछेगा मल्टीप्लिकेशन लग जाएगी, सिंपल, ठीक है। या फिर इंडिपेंडेंट बात, हाँ, या फिर इंडिपेंडेंट इवेंट के बारे में पूछ लेगा, वो तो अलग अलग, ठीक है ना, वो तो डायरेक्ट अप्लाई हो जाएगा, हाँ। ठीक है। बायस थ्योरम कहां पे अप्लाई होगी? ठीक है, ये एक्चुअल में आपको क्या करवाएगा, ये उसी जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ना, उसी का अपग्रेड वर्जन है थोड़ा सा, ठीक है, उसी का अपग्रेड वर्जन है, आप ये कह सकते हो। लेकिन ये ट्री डायग्राम बनवा के अच्छे से हो जाता है, ट्री डायग्राम, अगर आप ट्री डायग्राम बनाते हो तो, ठीक है। डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर भी, हो सकता है कभी ट्री डायग्राम की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। जैसे कि अभी क्वेश्चन करवाएंगे आपको, इफ E1 E2 डैश 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 EN आर n non-empty events which constitute a partition
of sample space that is E1, E2, En are pairwise disjoint मतलब समझ रहे हो, सब अलग अलग हैं, इसका मतलब सबका यूनियन करोगे क्या आएगा? एग्जैक्टली, disjoints, and you can say that and E1 union E2 यूनियन डैश डैश डैश। ये सिर्फ और सिर्फ इसी को समझा रहा है कि भैया E1 E2 के बारे में बता रहा है और कुछ नहीं कर रहा। अभी तक इसने पूरी कहानी ये बताई है कि अलग अलग इवेंट हैं, ठीक है, और वो अलग अलग इवेंट किसके पार्ट से आए हैं? सैंपल स्पेस से आए हैं, और सारे के सारे डिसजॉइंट हैं। अगर उन सबको कंबाइन करोगे क्या बनेगा? सैंपल स्पेस बनेगा। समझ में आ रही बात? अब कह रहा है एंड, ये ध्यान देना, एंड ए इज एन एनी इवेंट, इज एन एनी इवेंट of non-zero probability then probability of E I over A, ठीक है। I का मतलब क्या है? अगर मुझे probability of E1 पूछा है तो E1 की निकालूंगा, E2 पूछा है तो E2 की निकालूंगा। हाँ, ये होगा इज इक्वल टू P प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई, ठीक है। अब ई आई हो चुका, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये हो रहा है इवेंट है, ए अपॉन ई आई अपॉन समेशन जे इज इक्वल टू 1 एन पी प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ई जे इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A oblique E J where I is equal to 1 2 3 dash 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 n बता रहे। ठीक है, इसका मतलब क्या है? नीचे वाला देखिए, समझिए क्या है। ये पहला बॉक्स है E1, ये दूसरा बॉक्स है E2, और ये है आपका तीसरा बॉक्स E3, ठीक है। इसमें रेड बॉल है, रेड है 4, ब्लैक है 3, रेड है 3, ब्लैक है 2, रेड है 5, ब्लैक है 7, ठीक है। मैंने कहा कि 3 बॉक्स हैं, इवेंट E1, इवेंट E2, इवेंट E3, ठीक है। 3 बॉक्स में अलग अलग बॉल पड़ी हुई है, ठीक है। मैंने कहा कि आपको ना रेंडमली आपको क्या चूज करना है? अ रेड बॉल। क्या चूज करना है? रेड बॉल। समझ में आ रही बात? लेकिन ये जो रेड बॉल चूज करना है आपको, ये है इवेंट ए। समझ में आई बात? अब मेरा क्वेश्चन ये है कि वो जो रेड बॉल आपने चूज करी है ना, वो E2 बॉक्स से होनी चाहिए, सेकंड बॉक्स से। ये अगर 1 है, ये अगर 2 है, तो वो किस बॉक्स से होनी चाहिए? थर्ड बॉक्स से, सेकंड बॉक्स होनी चाहिए। मैंने कहा मेरा क्वेश्चन है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी फाइंड द प्रोबेबिलिटी, हाँ, क्या होगा प्रोबेबिलिटी चूजिंग रेड बॉल विच इज फ्रॉम बॉक्स 2, ठीक है। आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है किसकी? रेड बॉल की बतानी है प्रोबेबिलिटी, लेकिन कौन से बॉक्स से होनी चाहिए? E2 से होनी चाहिए। अब ध्यान से देखना, सबसे पहले तो बॉक्स में गए, ठीक है। सबसे पहले क्या करोगे? बॉक्स को चूज करोगे,
इस बॉक्स को चूज करने की प्रोबेबिलिटी तो तीनों में से 1/3 1/3 1/3 समझ आई बात। अब यानी कि आपको निकालना है क्या, E2 बॉक्स निकालना है। देखिएगा ध्यान से, आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बॉक्स, लेकिन हाँ E2 बॉक्स निकालना है, लेकिन इवेंट ए हो चुका है। इवेंट ए हो चुका है क्योंकि आप रेड बॉल चूज कर चुके हो ऑलरेडी, ठीक है। तो E2, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ अच्छा सर, E2 मतलब हमें ये निकालना है कि हमने वो रेड बॉल चूज कर ली है, हाँ, लेकिन वो कौन सी कहाँ से होनी चाहिए, लेकिन सेकंड बॉक्स होनी चाहिए। से वो रेड बॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी? हाँ, मतलब हम ऐसे तीनों बॉक्स ऐसे पड़े हुए हैं और हमें नहीं पता कि कौन सा क्या बॉक्स है, और हम बस ऐसे रेड बॉल उठा चुके हैं। हाँ। अब हमें ये बताना है उन्हें कि वो बॉक्स जो बॉल है ना प्रोबेबिलिटी है कि ये बॉल मैंने E2 से ही उठाई। बिल्कुल सही, समझ गए ना, ठीक है। तो E2 अपॉन A, ठीक है। अब इसका मतलब पहले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितनी, 1/3 1/3। अब देखो मैं पहले लिख देता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 फॉर्मूला बना देता हूँ इसके अकॉर्डिंग, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A ओवर E2, यही तो है, अपॉन सिग्मा जो हम बात कर रहे थे। इसका मतलब अब हमें ये चेक करना, नीचे ये बता रहा है कि भाई जो रेड बॉल है ना उसके कितने केसेस हैं निकलने के, टोटल सैंपल स्पेस ही तो है, तो उसके कितने केसेस हैं। तो भैया यहां से निकल सकती है, यहां से निकल सकती है, यहां से निकल सकती है, तीनों से निकल सकती है। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 ओ इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A ओवर E1, समझ में आ रही बात, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A ओवर E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A ओवर E3। और कोई केस है क्या? बस रख दिया। अब हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना, 1/2 1/3 इस बॉक्स को चूज करने की प्रोबेबिलिटी 1/3, और इसके अंदर रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये देखिए A क्या है, रेड बॉल को निकालना है, इसमें रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 3/5 एग्जैक्टली इंटू 3/5 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 को चूज करने का बैग 1/3 इंटू इसमें से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 4/7 प्लस E2 वाला तो लिखा हुआ है, यही होगा 1/3 इंटू 3/5 प्लस 12 उसके बाद E3 आने की 1/3 इंटू कितनी है रेड 5, और टोटल कितनी 12। आ गया, नोट कर सकते हैं। रैंडम वेरिएबल, कह रहा है कि अ रैंडम वेरिएबल is real valued function, is real valued function whose domain in the sample space of a random experiment। ठीक है, डिनोटेड बाई रैंडम वेरिएबल को मैं कैपिटल एक्स से डिनोट करता हूं। ठीक है, रैंडम वेरिएबल होता क्या है एक्चुअल में? रैंडम वेरिएबल कह रहा है कि रैंडम वेरिएबल इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब है कि भैया इस रैंडम वेरिएबल की वैल्यू रियल नंबर हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस कुछ भी। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि जिसका डोमेन सैंपल स्पेस है। ठीक है, ध्यान से देखना, मैं आपको करके बता रहा हूं कि सपोज टॉसिंग अ कॉइन 3 टाइम्स। ठीक है, तो हमारा सैंपल स्पेस क्या होगा? सैंपल स्पेस हो जाएगा हमारा हेड 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 टेल हेड टेल हेड
टेल हेड हेड, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, और हेड टेल टेल, और टेल टेल टेल। 1 2 3 4 5 6 7 8, यही होगा सैंपल स्पेस। ठीक है, अब मैंने कहा कि आपको बताना है नंबर ऑफ हेड्स। ठीक है, आपको बताना है सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ हेड्स। ठीक है, तो तो ध्यान देना, रैंडम वेरिएबल आपका एक क्वांटिटी है एक्चुअल में। ठीक है ना, तो मैंने यहां पर डिसाइड कर दिया कि रैंडम वेरिएबल जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ क्या देगा मुझे, नंबर ऑफ हेड्स। ठीक है, अब देखना ध्यान से, कितनी बार टॉस कर रहे हो? 3 बार। तो नंबर ऑफ हेड मैक्सिमम कितनी बार आ सकता है? 3 बार टॉस कर रहे हो, नंबर ऑफ हेड मैक्सिमम कितनी बार आ सकता है? 3 बार। 4 बार आ सकता है क्या? टॉस ही 3 बार कर रहे हो, 4 बार कैसे आ जाएगा? समझ रहे हो ना? ठीक है, 3 बार टॉस करो तो 3 बार आ सकता है। 3 से छोटी बार आ सकता है क्या? कितनी बार? 2 बार, बिल्कुल सही। 1 बार आ सकता है? आ सकता है। 2 बार भी आ सकता है। 0 बार आ सकता है? 0 टाइम्स हो सकता है। भाई हेड ही ना है। समझ रहे हो? तो रैंडम वेरिएबल समझ में आ रहा है क्या है? रैंडम वेरिएबल आपको क्या कह रहा है भाई? रैंडम वेरिएबल है क्या? x इज इक्वल टू 0, यानी कि इसका मतलब हेड कितनी बार आया है? 0 टाइम्स हेड आया। क्या है इसका मतलब? एग्जैक्टली इसका मतलब आया क्या है? आया है टी टी टी। ये कब है? जब 0 आ रहा है, हेड। समझ में आ रही बात? दूसरा, x इज इक्वल टू 1, इसका मतलब 1 टाइम हेड आया है। हेड, इसका मतलब आया क्या है हमारा? TTH या फिर HT, टी 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 एच, टी टी एच, या फिर THT, या फिर टी एच कहाँ गया? टी एच टी, और टी एच टी, या फिर एच टी टी, एच टी टी। समझ आ रही बात? हाँ, ये 1 का मतलब समझ में आ रही बात? ये रिप्रेजेंटेशन है, ये ऊपर मैंने बताया, इसका मतलब रिप्रेजेंटेशन है एक्स टी टी है। मतलब कि ये बता रहा है भाई यहां पर ये आपने डिसाइड कर दिया कि एक्स क्या है? नंबर ऑफ हेड है। तो लिखने का तरीका ही ये है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर एक्स टी 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 का मतलब 0 क्या है? इसका मतलब कि भैया इसमें हेड 0 बार है। ठीक है ना? और यहां पर एक्स टी, आप ध्यान दीजिए कि टी टी एच, टी एस टी और एच टी टी मतलब हेड कितनी बार है? 1 बार है, इसलिए इक्वल टू कितना है? 1। ठीक है, 1 मिनट। अगर मैं x इज इक्वल टू 2 लेता हूं, यानी कि x इज इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारा क्या? h एच टी एच टी एच टी एच एच। कितनी बार हेड है? 2 टाइम्स। समझ में आ रही है बात? अरे हमें इसका कुछ लेना देना नहीं है कि इसके केसेस कितने बन रहे हो। प्रोबेबिलिटी निकालने में लेना देना है ना। रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है टॉपिक का नाम। नहीं, रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टॉपिक का नाम है। ठीक है ना? तो अब लास्ट वाला हमारा क्या बचा कि x इज इक्वल टू 3। ठीक है ना? इसका मतलब x क्या आएगा? h h h। कितनी बार? केवल 1 बार। अरे 1 बार नहीं, सॉरी 3 बार हेड। हाँ, 3 बार हेड। ठीक है, गलत हो गया। हाँ, 3 टाइम्स हेड। समझ आई बात? समझ में आया रैंडम वेरिएबल है क्या? अच्छा देखिए, रैंडम वेरिएबल अब आता है भाई। इस रैंडम वेरिएबल, अभी क्वेश्चन आपका आ सकता है कि रैंडम वेरिएबल केवल बताओ, उसका प्रेजेंटेशन बनाओ। समझ रहे हो? वो ये बनाओगे आप। रैंडम वेरिएबल क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, अब आता है आपका क्या? रैंडम वेरिएबल और उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इस रैंडम वेरिएबल के थ्रू मैं इसका प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करूंगा, इसको देखिए जरा ध्यान से।
ठीक है। ये क्या है, इधर क्या शो करूंगा मैं, रैंडम वेरिएबल, क्या शो करूंगा, समझ में आ रही बात। और इधर ये क्या है, हर एक रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी, समझ में आ रही बात। तो सबसे पहले 0 लिखो या 3 लिखो, कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। मैंने कहा रैंडम वेरिएबल 0, ऑफ कोर्स आपने 3 बार टॉस किया, आपने कितनी बार टॉस किया, 3 बार, 3 बार टॉस किया, आपको 3 बार टॉस करना ही करना है, आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। जब रैंडम वेरिएबल 0 है तो आपके पास जो रैंडम वेरिएबल के अकॉर्डिंग जब 0 टाइम्स हेड है, मतलब कि आपके पास क्या आ रहा है, टेल, टेल और टेल, ये आ रहा है। इसमें रैंडम वेरिएबल 0 है बिकॉज इसका मतलब है 0 टाइम्स क्या आ रहा है, हेड आ रहा है, ठीक है। तो आ कौन रहा है, टेल आ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी बतानी है मुझे, ठीक है। मुझे प्रोबेबिलिटी रैंडम वेरिएबल की बतानी है कि 0 टाइम्स हेड है, इसका मतलब कौन है, 3 बार टेल आ रहा है, यानी कि मुझे रैंडम वेरिएबल बताना है, उसकी प्रोबेबिलिटी, रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी बतानी है। इसका मतलब 3 बार टेल आ रहा है, आपके पास ऑप्शन है ही नहीं, आपको 3 बार जाना ही जाना है टॉस करने के लिए। पहली बार करोगे, दूसरी बार करोगे, तीसरी बार करोगे, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो पहली बार टेल किया, जब पहली बार टॉस किया टेल आया, तो टेल की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1/2। फिर उसके बाद दोबारा टेल किया, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1/2। और ये जब पहली बार टॉस किया, दूसरी बार करने पहुंचे, तो भैया दूसरी बार करोगे ही करोगे, आपके पास ऑप्शन है नहीं, तो क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन आएगा। फिर तीसरी बार टॉस करोगे, 1/2, आपके पास ऑप्शन है क्या, नहीं ऑप्शन, तो डेफिनेटली आपके पास, आपको करना ही करना है ये टास्क। इसका मतलब 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 विच इज इक्वल टू 1/8। समझ आई बात। हाँ, एक मिनट, क्लियर है ना। अब x इज इक्वल टू कितना है, रैंडम वेरिएबल 1, x इज इक्वल टू रैंडम वेरिएबल 1 है, ठीक है। अब जब रैंडम वेरिएबल 1 है तो ध्यान से देखिए, रैंडम वेरिएबल 1 कहाँ है, ये रहा रैंडम वेरिएबल 1। तो सबसे पहली चीज तो एक हेड, इसका मतलब एक हेड, बाकी 2 बार क्या है, टेल आया। भैया ये 3 बार टॉस हो रहा है, यानी कि 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, इसकी 1/2, इसकी 1/2, इसको, लेकिन हो सकता है कि हेड बीच में आ जाए, हो सकता है कि हेड बीच में आ जाए, ये ऑप्शन है आपके पास, या तो ये आएगा या फिर ये आएगा। इसका मतलब बीच में क्या आएगा, प्लस आएगा, 1/8, इसका 1/2 1/2 1/2 1/8। हो सकता है कोई ये आ जाए, समझ रहे हो, यहां पे चॉइस मिल रही है मुझे, हो सकता है कोई आ जाए, इसका मतलब 1/8, यानी कि टोटल 3/8। रैंडम वेरिएबल जब 2 है, सेम सिचुएशन, ठीक है, ये आ जाए, हो सकता कोई ये आ जाए, हो सकता कोई ये आ जाए। यहां पे 3 बार टॉस हो रहा है, 1/8, 3 बार टॉस हो रहा है, 1/8, 3 बार टॉस हो रहा है, 1/8। और देखो यहां मल्टीप्लिकेशन, हाँ सॉरी, हाँ प्लस प्लस प्लस, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम यूज हो रही है, इंडिपेंडेंट वाली, चेक कर लो, ये एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है। मतलब मल्टीप्लिकेशन थ्योरम जो हमने पढ़ी थी, हाँ जी, उसमें इवेंट्स वाली है, इंडिपेंडेंस इवेंट वाली, मतलब एक दूसरे की प्रोबेबिलिटी को अफेक्ट नहीं करते भैया। इंडिपेंडेंट 1/8 1/8 1/8 1/2 1/2 1/2 1/2, समझ में आ रही बात। तो आपने बताया हाँ कि जब वो एक डाल रहे हो, जी हाँ, जी हाँ, हाँ जी, क्लियर है ना। तो यहाँ पे कितना, 3/8। अब नंबर ऑफ हेड कितनी बार है, 3 टाइम्स, 3 टाइम्स कितनी बार आ रहा है, एक ही बार है, एक ही चांस, 1/2 1/2 1/2 विच इज इक्वल टू 1/8। क्लियर है। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये कहता है कि भाई जितने भी रैंडम वेरिएबल हैं आपके किसी भी एक प्रोबेबिलिटी में, किसी भी एक इवेंट में आप रैंडम वेरिएबल निकाल रहे हो, तो उन सब की जो प्रोबेबिलिटी है Px1, इसको x1 बोल सकते हैं हम, x2, x3, x4, Px1 प्रोबेबिलिटी ऑफ x1, प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x4 इज इक्वल टू 1 होगी। सैंपल स्पेस बिल्कुल सी चेक कर लो भाई, 6 7 8। तो ये बस एक चेक करने का तरीका भी हो जाएगा। हाँ, तो अब हमारा यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इसको करते हैं। देखिए एकदम साफ साफ क्लियर हो रहा है कि भाई क्वेश्चन कहाँ से है, एकदम कोई कुछ इसमें तो ट्री डायग्राम बनाने की जरूरत भी नहीं है आपको, ऑलरेडी सब बना हुआ है, बस दिमाग लगाना। कह रहा है कि अ बॉक्स इज सेलेक्टेड एट रैंडम ए क्या है,
वही ब्लैक बॉल वो निकल रही है, select, हाँ, selecting a black ball. Choosing a black हाँ ball. ठीक है. A box is selected at random and a ball is randomly drawn from the selected box. The color of the ball is black. ठीक है भाई, यानी कि सबसे पहले तो इवेंट ए हमारा हो गया ब्लैक बॉल. ठीक है, ये निकाल ली गई है. ठीक है, अब हमसे कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन इज फ्रॉम द बॉक्स 3. कह रहा है कि उस बॉल को कहां से होना चाहिए, 3 से. यानी कि अब ध्यान से देखो, ये हो गया E1 इवेंट, ये हो गया E2, ये हो गया E3, ये हो गया E4. यानी कि कौन सा चाहिए, E3. हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है E3 की. समझ में आ रही बात? बताओ जरा, बोलो क्या होगा. फॉर्मूला क्या देखना, अरे इधर आओ एक मिनट, हम तुम्हें बता दें यहीं पे, फटाफट आओ. हाँ हाँ, यहीं बता दो आगे. मुझे फॉर्मूला नहीं याद ना. अरे तुम्हें फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है. ठीक है, ठीक है, सबसे पहले क्या चूज करोगी, पहले तो बॉक्स. बॉक्स. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच बॉक्स, 1/4. एग्जैक्टली. ठीक है, एंड उसके बाद हमें ऊपर क्या लिखना होता है, जो हमें चाहिए. हाँ, ठीक है, तो यानी कि आप क्या लिखोगे यहाँ पर कि सबसे पहले तो मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 निकालनी है ओवर, थोड़ा सा इधर आ जाओ. इधर. हाँ ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 ओवर A. ठीक है, क्लियर है. यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 क्या है, पहले तो बॉक्स चूज किया. हाँ, कितना, 1/4. 1/4. 1/4 ईच बॉक्स ही 1/4 1/4, यानी कि ये हो गया 1/4 इनटू, अभी तो बॉक्स चूज किया. अब कौन सी बॉल चाहिए, ब्लैक. ब्लैक. तो इस बॉक्स में ब्लैक बॉल कौन कितनी है, इस बॉक्स में ब्लैक वाले 1 है. 1 है, लेकिन प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसकी, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी 5, 6, 7, 1/7. एग्जैक्टली, बिल्कुल सही, 1/7. बिकॉज टोटल आप चेक करो इस बॉक्स में टोटल बॉक्स बॉल कितनी है भाई, 7. उसमें से ब्लैक निकालनी है तो 1/7 अपॉन अच्छा, कहां कहां ब्लैक बॉल है सबका रख दो भाई. हाँ. इसमें भी ब्लैक बॉल है, इसमें भी ब्लैक है, इसमें भी ब्लैक है, इसमें भी ब्लैक है, और हर एक का चूज करने का बैग. तो सबसे पहले ये बैग चूज किया, यानी कि 1/4 इंटू 3/18. 3/18 टोटल कितना है, 3/18 प्लस ये टोटल 18 हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद फिर 1/4 इंटू 2 टोटल कितनी 8, 2/8 प्लस उसके बाद 1/4 इंटू 1/7, ये तो ऊपर वाला ही आ गया. उसके बाद 1/4 इंटू 4/13, 4/13. मतलब ऐसे करूंगी, पहले जो चूज करना है वो लिख दूं. पहले बैग चूज किया, Into उसके बाद उसमें A, ब्लैक. जो भी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ A, जी बिल्कुल. और फिर नीचे वो जो बैग चूज किया, मतलब और उसके वो A. ब्लैक बॉल और कहां कहां हो सकती हैं, ठीक. उनकी हर जगह की पॉसिबिलिटी है. टोटल सैंपल स्पेस ब्लैक का ठीक है. यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है. और निकालना किसका था, इसका. फॉर्मूला नहीं याद कर रही अब. समझ रहे हो ना. हाँ. याद करने की जरूरत ही नहीं है फॉर्मूला, तभी तो मैंने बोला आप सीधे कॉन्सेप्ट पे जाओ.